next instrument is laryngeal biopsy forceps. Now it should be differentiated from laryngeal foreign body forceps. वो कैसे differentiate करना है आपने? इसका जो ये एंड है ना, इसको अगर आप ध्यान से देखें, मतलब अभी तो मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ, लेकिन अगर आप इसको मतलब विजुअली देखेंगे तो इसको आपको क्या मिलता है कि ये कप शेप होता है। अब कप शेप क्यों होता है, उसी में ही इसका यूज़ है कि अगर ये कप शेप होगा तब ये कोई टिश्यू को मतलब बायोप्सी के लिए कुछ टिश्यू ले सकेगा ना, कट कर सकेगा टिश्यू को, कट करके उसको अपने अंदर असेंबल कर पाएगा। सो दिस इज यूज्ड फॉर टेकिंग बायोप्सी। दिस इज कॉल्ड laryngeal biopsy forceps. This is the esophagoscope. This is the cord clamp. This is the laryngostat और chest piece of laryngoscope। ठीक है, इसमें क्या होता है कि इस एंड के साथ इसको जो डायरेक्ट लेरिंगोस्कोपी कर रहे हैं तो उसको कभी कभी देर तक हमें डायरेक्ट लेरिंगोस्कोप को पकड़ के रखना पड़ता है, जो कि एक मुश्किल टास्क है। तो यहाँ पे डायरेक्ट लेरिंगोस्कोप को मतलब अटैच किया जाता है। ठीक है, वो एक जगह होल्ड हो जाता है और ये जो ये वाला एंड है ये चेस्ट के ऊपर रेस्ट करता है। तो इससे लेरिंगोस्टैट को मतलब लेरिंगोस्कोप को एक स्टैटिक पोजीशन में रखता है। सो दिस इज द लेरिंजियल फॉरेन बॉडी फोर्स है। इसमें अगर आप इसका ये वाला एंड देखें तो ये क्या है, बिल्कुल शार्प है। ठीक है, इसमें कोई कप शेप नहीं है जैसे कि फॉरेन बॉडी फोर्सेप में थे। सो दिस इज यूज फॉर टेकिंग फॉर रिमूविंग द फॉरेन बॉडी। ठीक है, आपने ब्रोंकोस्कोप पास किया है, फॉरेन बॉडी इस फिर हमने इस लेरिंजियल फॉरेन बॉडी फोर्सेप को पास किया है। ठीक है, फॉरेन बॉडी को पकड़ा है और उसको दोनों को एक साथ बाहर निकाल लिया। दिस इज द मैगल फोर्सेप। मैगल फोर्सेप के भी काफ़ी यूजेज हैं। वन ऑफ द कॉमन यूज इज इट इज़ यूज टू गाइड द एंडोट्रेकियल ट्यूब। ठीक है, एंडोट्रेकियल ट्यूब को पास करने के लिए इस्तेमाल होता है। मतलब हम डायरेक्ट लेरिंगोस हमने इसमें मैकिंटोश लेरिंगोस्कोप पास किया जाता है और फिर इससे पकड़ के हम उसको गाइड करते हैं। दिस इज द मैकिंटोश लेरिंगोस्कोप। दिस इज द एंडोट्रेकियल ट्यूब विद कफ। ठीक है, ये कफ और ये बलून है, बलून को हम इन्फ्लेट करते हैं तो यहाँ पे जो सिक्रीशन है वो आ नहीं पाती। ठीक है, सिक्रीशन को बचा के रखते हैं और ये वेंटिलेशन के लिए इस्तेमाल होता है। दिस इज द ट्रेकियोस्टमी ट्यूब। ट्रेकियोस्टमी ट्यूब के काफ़ी यूजेज हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रोसीजर है, लाइफ सेविंग प्रोसीजर है, इमरजेंसी प्रोसीजर है। तो रेस्पिरेटरी ऑब्स्ट्रक्शन है कोई अपर पार्ट में तो ये उसको बाईपास करने के लिए इस्तेमाल होता है। कोई रेस्पिरेटरी इंसफिशेंसी है लाइक सीओपीडी, कोई कफ, कुछ पेशेंट जिनमें कफ नहीं कर पाते वो तो उनमें सिक्रीशन जो है वो इकट्ठी होती रहती है, तो जब रिटेन सिक्रीशन होते हैं तो उनमें इस्तेमाल होता है। और इसके अलावा मोस्टली एंडोट्रेकियल ट्यूब इस्तेमाल होती है फॉर एनेस्थीसिया। लेकिन अगर अपर रेस्पिरेटरी ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है तो उसके थ्रू हम एनेस्थीसिया नहीं दे पाते तो उसमें भी हम ट्रेकियोस्टमी करते हैं। दिस इज द इलास्टिक बूजी। इलास्टिक बूजी का क्या फंक्शन है, इट इज यूज टू डायलेट, जो डायलेशन करनी होती है हमने उसकी जो स्ट्रक्चर फॉर्मेशन या कोई भी स्टीनोसिस है। ठीक है, सो इलास्टिक बूजी इज यूज टू डायलेट द स्ट्रक्चर्स या एनी स्टीनोसिस। दिस इज द क्रोकोडाइल फोर्सेप। इसका जो आप ये एंड देख रहे हैं ये काफ़ी शार्प होता है टू होल्ड द टिश्यू और टू होल्ड द फॉरेन बॉडी, मतलब ईयर में मेनली यूज होता है। This is a Mollison's mastoid retractor. Mollison's mastoid retractor to retract the soft tissue while performing mastoidectomy. This is the Jensen mastoid retractor, same use to retract the soft tissue while mastoidectomy. This is the ear foreign body hook. Ear foreign body hook is नाम से पता चल रहा है कि it is used to remove the foreign body. Mostly मतलब foreign body का ये remove करने के लिए भी ये यूज होते हैं procedures लाइक फोर्सेप्स यूज होते हैं, सिरिंजिंग, सक्शन, पोस्ट ओरल अप्रोच। ठीक है, तो उसमें से एक ये होता है कि अगर एक फॉरेन बॉडी लाइक कोई गोल पीस होते हैं उसके पेपर के, बच्चों में ना वो काफ़ी कॉमन होते हैं तो उस इससे उसको रिमूव किया जाता है। ठीक है, इसकी जो ये आप शार्प एंड देख रहे हैं ना इसकी हेल्प से उसको मतलब बाहर निकाला जाता है। दिस इज द रैस्प। गैस जो है ये बोन को मतलब कहने खरोचने के लिए इस्तेमाल होते हैं लाइक इन राइनोप्लास्टी, सेप्टोप्लास्टी। दिस इज द फाइन ईयर पिन। दिस इज द ईयर क्यूरेट फॉर क्यूरेटाज द टिश्यू।
द टिम्पैनोमीटर एलिवेटर। टिम्पैनोमीटर एलिवेटर काफ़ी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है। इसमें क्या होता है, जस्ट इमेजिन कि ये है मिएटल स्किन, ठीक है, मिएटल स्किन है ये सारी, ये ऑडिटरी केनाल है और यहाँ पे टिम्पैनिक मेम्ब्रेन लगी है। तो यहाँ पे इंसिडेंट मतलब हमने अप्रोच करनी है टुवर्ड्स द मिडल ईयर कैविटी। उसमें क्या होता है कि मिडल ईयर कैविटी तक अप्रोच करना है विदाउट डैमेजिंग द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। तो क्या करते हैं कि मिएटल स्किन है उसके ऊपर इंसिजन देते हैं और ये जो इसका ये पार्ट है इंस्ट्रूमेंट का, इससे उसको एलिवेट करते हैं, मतलब अपवर्ड एलिवेट करते हैं। जब आप स्किन को एलिवेट करते रहते हो ना, तो क्या होता है कि एक पॉइंट, तो क्या करते हैं कि वो साथ अपने टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को भी एलिवेट कर लेते हैं। तो आप टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को एलिवेट करिए जब आपने, तो आपको सामने क्या नजर आएगा, मिडल ईयर कैविटी। तो आप अपनी सर्जरीज करते हो विदाउट डैमेजिंग द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। दिस इज द ऑडिटर सीकर। नाउ से पता चल रहा है टू सीक द ऑडिटस थ्रू mastoid antrum to reach the auditus. This is the granulation biopsy forceps to take मतलब remove या take biopsy from the granulation tissue in the ear. This is a theodicum nasal speculum. जैसे कि हमने पढ़ा है कि किलियन nasal speculum है वो ओटी में यूज होता है for various surgical procedures to expose the nasal cavity. इस तरह clinically theodicum nasal speculum होता है, यूज होता है to expose the nasal cavity, मतलब मतलब कोई भी पैथोलॉजी कंडीशन आपने देखनी है, नोज में डायग्नोस करनी है, या इवन देखना है कि नॉर्मल स्ट्रक्चर थी प्रेजेंट है नोज में, या कोई पैथोलॉजिकल कंडीशन वहाँ पे रेस्ट कर रही है। दिस इज द ईयर स्पेकुलम टू एग्जामिन द ऑडिटरी कैनाल एंड द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। अब इसमें क्या होता है, इसका आप ये एंड देखें, इसकी भी एक सिग्निफिकेंस होती है कि इसका ये एंड जो है वो ऐसे प्रोट्रूडिंग क्यों है। इसमें क्या करते हैं कि जब आप इसको ईयर से पास करते हो तो कार्टिलेजिनस पार्ट होता है। कार्टिलेजिनस पार्ट में आपने पढ़ा है कि वहाँ पे क्या होते हैं, हेयर्स होते हैं। तो हेयर्स को ये साइड पे पुश करने के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। हेयर सारे जो हेयर्स हैं उनको साइड पे पुश करने के लिए इस्तेमाल होता है। इसके अलावा वैक्स भी है, उसको भी साइड पे कर देते हैं। ये है स्ट्रेट नेजल सक्शन। स्ट्रेट नेजल सक्शन नाम से पता चल रहा है वाइड सक्शनिंग प्रोसीजर के लिए इस्तेमाल होता है। दिस इज द कर्व्ड नेजल सक्शन। और दिस इज ट्रोकार एंड कैनुला। तो इसमें क्या होता है कि जब मोस्टली मैक्सिलरी ये साइनोसाइटिस होता है ना, क्रॉनिक हो गया या एक्यूट में, तो उसकी सर्जिकल इंटरवेंशन जब की जाती है ना, तो पंक्चर किया जाता है, मतलब एक होल बना जाता है इन द inferior meatus to enter the maxillary sinus, and then it is used for irrigation of the maxillary sinus. And this is the Doyne's mouth gag. Doyne's mouth gag का क्या फंक्शन है? Doyne's mouth gag अगर आप देखें इसको, तो जिस तरह आपने पढ़ा था ना बॉयल डेविस माउथ गैग, उस इसमें क्या होता था कि टंग भी डिप्रेस होती थी, लेकिन इसमें टंग को डिप्रेस नहीं किया जाता। इसमें इसके जो ये दो पार्ट हैं, ये अपर लिप को होल्ड करता है और ये लोअर लिप को होल्ड करता है, और ये जो है ये टीथ के लेवल, मतलब यहाँ पे टीथ होते हैं, ठीक है। सो दिस इज यूज टू ओपन द ओरल कैविटी इन वेरियस ओरल सर्जरीज, बट इट इज़ मेनली यूज, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि इट इज़ मेनली यूज इन टंग सर्जरीज, ठीक है। सो इट शुड नॉट बी कन्फ्यूज स्ट्रक्चरली विद द mastoid retractor। तो इसमें आप देखें यहाँ पे अपर लिप, यहाँ पे लोअर लिप, इस तरह ये ओरल कैविटी को ओपन करने के में इस्तेमाल होता है इन वेरियस इंट्राओरल सर्जरीज मेनली इन्वॉल्विंग द टंग, ठीक है। तो ये टंग सर्जरीज में इस्तेमाल होता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द ENT instruments. Hope you will find this lecture helpful. Jazakallah.